नमस्कार साथियों। तो मैं राहुल शर्मा सिविल 20 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए यूपीएससी के बच्चों के भी, एमपीपीएससी के बच्चों के भी, कि भैया क्या हमें इंदौर जाके पढ़ना चाहिए, इंदौर जाके पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा होगा क्या, हम इंदौर चले जाएं। तो उन लोगों के लिए देखो, इंदौर आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। दो हैं आपके पास ऑप्शंस मेरे हिसाब से, हाँ भी ना भी। लेकिन ना क्यों और हाँ क्यों वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि भैया इंदौर में माहौल बहुत अच्छा है। नो डाउट, सारी जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका जो कोर, जो हब है उनका, वो इंदौर है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस वजह से इंदौर जाना समझदारी नहीं है। क्यों समझदारी नहीं है? देखो, आप माहौल के चक्कर में इंदौर चले जाते हैं, बड़ी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लेते हैं, कम से कम 1 लाख रुपए आपकी फ़ीस वहाँ पर लग जाती है। अब माहौल के चक्कर में देखो, मैं माहौल समझाता हूँ पहले आपको। 3 से 5 घंटे की कोचिंग आपकी लगेगी, उसके बाद भी आपको घर पे आके तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपको कितना भी अच्छा माहौल मिल जाए, आपके भेजे में तो कुछ घुसने वाला नहीं है, ठीक है। 5,000 7,000 रुपये में छोटी सी कोठरिया लेके आप उसमें रह रहे होंगे, उसके साथ एक और हो सकता है आपका पीजी में भी रह रहे हो आप, आपका पार्टनर पढ़ने दे रहा है, नहीं पढ़ने दे रहा है, आपका घर जो है आपको मिला है रोड पे तो नहीं है, आपके पड़ोसी शोर तो नहीं मच जाते, दुनिया भर की चीज़ें। फिर आपने घर में पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपको किसी आपके ही दोस्त ने बोला यार सारे टॉपर्स जो है ना, जो सब जो है बढ़िया माहौल मिलता है आपको लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। तो भैया फिर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। अब जब एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि तुम्हें लाइब्रेरी ही ज्वाइन करनी थी तो उसके लिए इंदौर जाने की ज़रूरत क्या थी? बात समझने वाली यह है कि माहौल जो होता है ना दोस्त, माहौल खुद बनाया जाता है। माहौल आसपास के माहौल की बात नहीं होती, माहौल खुद को बनाना पड़ता है। माइंडसेट आपको खुद को बनाना पड़ता है, तब माहौल आपका बनता है। अब भाई देखो, इंदौर जाओगे तो थोड़ा घूमोगे भी, है ना भाई, मिनी मुंबई है, फाइनेंस कैपिटल है एमपी की, तो थोड़ा सा घूमना तो बनता है। अब घूमने के चक्कर में आज घूमोगे कल घूमोगे, फिर वो घूमने का ना तुम्हारे दिमाग में एक आदत लग जाएगी। वहीं से मैं पॉइंट 2 पे आता हूं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। देखो बेटा, घर में रहोगे तो अनुशासन में रहोगे, अब बाहर जाके रहोगे तो काहे का अनुशासन? पता चल रहा है 12 12 घंटे तुम सो रहे हो, यहाँ तक गले तक खा लिया, किसी दोस्त के बर्थडे में पार्टी दे दी उसने तो बढ़िया यहाँ तक खा लिए, और बढ़िया सो रहे हैं 12 14 घंटे, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं, घूम रहे हैं। दोस्त ने बोला आ यार यहाँ से घूम के आते हैं, जरा सा देख के आए, ये जगह बहुत अच्छी है, तो बढ़िया वहाँ पर निकल गए। आपको मालूम है ना, इस तैयारी में ज़्यादा घूमना फिरना अलाउड नहीं है। क्लियर सी बात है भाई, क्लियर सी बात है। अपने टारगेट पूरे करो, हफ्ते में 1 दिन की ट्रीट लो, जो भी आपको लेनी है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि देखो, वहाँ पर आप जाओगे, माहौल आपका ख़राब होना है, 100% सी बात है। चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, मैं पर्सनली रह के आया हूँ, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि वहाँ पर घूमने के चक्कर में घूमते घूमते गुम हो जाओगे, ठीक है। तो बात रही अनुशासन की, अनुशासन में नहीं आप रह पाएंगे, क्योंकि आपका अनुशासन ही नहीं रहेगा, कब खा रहे हो कब सो रहे हो। दूसरी बात भाई देखो, घर में तुम रहते हो तो घर में तुम्हें ज़्यादा काम तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम घर के बाहर जाके रहते हो तो क्या क्या नुकसान है? खाना खुद बनाना पड़ेगा, सब्जी मार्केट से खुद लानी पड़ेगी, राशन मार्केट से खुद लाना पड़ेगा, दूध रोज खुद लेके आना पड़ेगा मार्केट से जाके, बर्तन खुद मांजने पड़ेंगे, अपना बिस्तर गद्दा, आपके रूम की सफाई, बाथरूम की सफाई, ये सब खुद करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है ये छोटा टास्क होता है कि 15 20 मिनट में पूरा हो जाएगा? नहीं दोस्त, खाना बनाने बैठोगे ना तो 1 घंटा कहाँ उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा, बर्तन मांजने बैठोगे तो आधा घंटा कहाँ उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सब काम जो है, ये सब काम आप घर में जब रहते हैं तो ये सब काम आप नहीं करते, इन कामों से आप बच जाते हैं। लेकिन कहीं भी आप बाहर जाके पढ़ोगे तो ये सारे काम भी आपको करने पड़ेंगे। अगर वो साइड देख रहे हो तो ये साइड भी देखो। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट पूरे होते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो मेरे से अधिकतर बोलते हैं, भैया वहाँ स्टडी मटेरियल अच्छा मिल जाता है। भाई बिल्कुल मिल जाता है। स्टडी मटेरियल आज की डेट में कहाँ अवेलेबल नहीं है मुझे तो आप ये बताइए। हर जगह स्कूल्स हैं, हर जगह स्टेशनरीज हैं, एनसीईआरटीज की बुक्स आपको हर जगह अवेलेबल है, ऑथेंटिक बुक्स आपको हर जगह अवेलेबल है। रही बात किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स आपको चाहिए, तो भाई आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, एक दिन उसकी लिस्ट बना लो, इंदौर जाओ लेके आ जाओ। और अब तो ऐसे ऐसे फोटोकॉपी वाले, जेरोक्स वाले हो गए हैं जो आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देते हैं सारा का सारा सामान। तो जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको ऐसे ही किसी से के टच में आना है तो कमेंट करो, मैं आपको नंबर देता हूँ। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है भाई, मुझे 2 रुपये भी नहीं मिलना है उसमें। नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट बात कर लेना, उनके अकाउंट में पैसा डाल देना। ऑथेंटिक लोग हैं, इंदौर के नामी ग्रामी लोग हैं। आपके एड्रेस पे 4 से 5 दिन में आपकी किताबें सारी जो भी चाहिए, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है उनके पास, सब आ जाएगा आपके पास।
तो ये 3 बड़े कारण थे जिनकी वजह से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा कि नहीं भाई, घर में रह के पढ़ो, क्योंकि आप कितनी बड़ी कोचिंग ज्वाइन, अब देखो थोड़ा मॉनिटरी बेसिस पे भी देख लेते हैं। 1 लाख रुपए आपने कोचिंग की फीस दी साल भर की, 5,000 रुपए की भी मिनिमम, इससे कम का तो कमरा कोठरिया मिलेगी नहीं तुमको। 5,000 रुपए मान के चलो, 5,000 वो हो गया, 4-5 हज़ार रुपए तुम्हारा राशन भाड़े का, सब्जी पुब्जी का हो गया, 10,000 रुपए ये हो गए। अब भाई सिर्फ यही करोगे क्या? थोड़ा बहुत तो भाई कपड़े वपड़े लोगे, थोड़ा सा घूमोगे 2-3 हज़ार 5,000 उसमें जाएंगे तुम्हारे। 15,000 रुपये महीना तो तुम्हारा कहीं नहीं गया। अब ये 15,000 रुपये जो महीना है, इसको अगर तुम 12 से मल्टीप्लाई करो तो 1,80,000 रुपये हो रहा है। तो सीधे सीधे मोटे तौर पे मैं ये मान लूँ कि साल भर में 3 लाख रुपए आप उड़ा देंगे। भैया 3 लाख रुपए आपके निजी हों तो बात अलग है, पर ये पैसा आपके माता पिता का है। जब आप कोचिंग जाते हैं तो 3-4 महीने में आपको ये बात रियलाइज हो जाती है कि कोचिंग का जो काम है वो सिर्फ मार्गदर्शन देना है, पढ़ाई तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और 80% छात्राओं के मन में ये बात आ जाती है कि कोचिंग में सिर्फ आप देख लो कौन सा टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ना घर पे ही है। तो वो अधिकतर क्या करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही कोचिंग जाते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि कोचिंग हमें जो समझाना चाहती थी वो चीज़ हम समझ चुके हैं और अब हम खुद ही पढ़ेंगे। मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग, जाके थोड़ा सा भी सर्वे कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो भाई ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिनके लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली तो मैं तो मना करूंगा। अब क्यों जाना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए 1-2 बार आपने मेंस लिखा, आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। नो डाउट बहुत ही ब्रिलियंट वहाँ पर टीचर्स हैं जो आप वहाँ टेस्ट सीरीज लगा लीजिए 1-2 महीने के लिए, ज़्यादा दिन के लिए जाना, 1-2 महीने के लिए आपने लगा ली, तो वो आपका मूल्यांकन करेंगे, साथ ही साथ आपको आपकी गलतियाँ बताएंगे कि कहाँ पर आप आंसर गलत लिख रहे हो, आपको किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। वो अपनी गलती इंप्रूव करो और फटाक से वापस आ जाओ, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जो गलतियाँ सुधारी हैं वो गलती दोबारा ना हो, तो कंटिन्यूशन में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। पहला कारण जिस वजह से आपको जाना चाहिए। दूसरा कारण, इंटरव्यू भी आपका मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए आप क्या करें, मॉक इंटरव्यू की क्लासेस जो हैं अगर आपके क्षेत्र में नहीं होती हैं तो भाई इंदौर जाओ, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े, वहाँ कौटिल्य कराता है, दृष्टि वाले कराते हैं, आकार वाले कराते हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सभी कराते हैं। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से आप जा सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं, और यही बात अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो यही सारे फैक्टर हैं कि नहीं जाना चाहिए। ये 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से जाना चाहिए। और एक और फैक्टर जुड़ता है यूपीएससी वालों के लिए कि भैया उनका होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल की कोचिंग अगर आपके यहाँ पर है तो ठीक है, अच्छी कोचिंग का मतलब अच्छी कोचिंग है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई जाइए दिल्ली। ऑप्शनल के बिना तो यूपीएससी में काम होना ही नहीं है आपका, ठीक है। तो यही कुछ कारण थे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका कुछ और ओपिनियन है या इसमें कुछ और सुझाव है या कुछ और बात आप मुझसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं मुझसे। और भाई और बात करें, अच्छा स्टडी मटेरियल की बात अगर करें तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे एमपीपीएससी से रिलेटेड सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री में डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ और अवेल करो उसको। फाइल सेगमेंट में जाके सारी फाइल्स आप ले सकते हैं वहाँ से। दूसरा, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सिविल बीस्ट हमारे स्टडी ब्लॉग के चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। हफ्ते में 2 दिन मैं आप लोगों के लिए स्टडी ब्लॉग्स लेके यहाँ पर आऊँगा। बात रही हमारे दिशा एकेडमी के चैनल पे, जहाँ टारगेट एंड टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है एमपीपीएससी 2001 को टारगेट करते हुए, तो अगर आपने वो फॉलो नहीं की है अभी तक तो उसको भी आप फॉलो कीजिए। और टारगेट जो मैं आपको देता हूँ, मैं किस तरीके से उन टारगेट्स को अपने अचीव कर रहा हूँ, कौन सी बुक सोर्सेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ से एमसीक्यू लगा रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा मैं अपने स्टडी ब्लॉग्स में दिखाता हूँ। तो मेरे स्टडी ब्लॉग वाला ये जो चैनल है जिस पे आपको वीडियो दिख रही है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके भी किसी दोस्त का डाउट है क्या उसे बाहर जाके पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये लिंक उससे शेयर ज़रूर करना। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।